हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय काव्य शास्त्र। आज जो क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं वो हैं आपके भारतीय काव्य शास्त्र से। आपकी परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए रोज़ाना एक टॉपिक आपको करवाया जा रहा है। आज जो है भारतीय काव्य शास्त्र रहेगा और कल की क्लास जो रहेगी वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की प्रैक्टिस से संबंधित रहेगी। देखिए, सभी अपने क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके अवश्य देंगे ताकि मुझे भी ये पता लगे कि आप लोगों की कितनी तैयारी हुई है। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया, नीचे दो सूची दी गई हैं। सूची 1 में हमें वाद दिए गए हैं और सूची 2 में उसके प्रस्तोता दिए गए हैं। सही मिलान करके सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। नीचे कूट बनाकर दिया गया है। सूची 1 में हमारे समक्ष दिया गया है अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद या भुक्तिवाद। सूची 2 में दिए गए हैं अभिनवगुप्त, भट्टनायक, शंकुक या भट्टलोलट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखिए, हम मिलान करके देखते हैं। मिलान करते हैं तो सबसे पहले हमारे समक्ष आया क्या, अनुमितिवाद। अनुमितिवाद किसका हो जाएगा, शंकुक का हो जाता है। उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद किसका हो जाएगा, भट्टलोलट का हो जाएगा। अभिव्यक्तिवाद किसका होगा, अभिनव गुप्त का हो जाएगा। और भुक्तिवाद किसका हो जाएगा, भट्टनायक का हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने पेड क्लासेज ली हैं उनको बहुत अच्छे से ये करवाया हुआ है। हाँ, ऑनलाइन के लिए मेरा समय नहीं लग पाया तो यूट्यूब पे ये वीडियो शायद नहीं आई आपकी भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद ये आपको अवश्य मिल जाएगी। देखिए, इसको हमने ट्रिक से याद किया था, थोड़ा सा दोहरा देती हूँ। एक ट्रिक बनाई थी, उत्पत्ति की लोह लगी, शंकुक ने अनुमति दे दी, भट्टनायक ने भुक्ति, अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। इसे एक लाइन से आपके कभी भी एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे। उत्पत्ति की लोह लगी यानी उत्पत्ति से हमने उत्पत्ति शब्द को उठाया, लोह से हमने लोलट को उठाया। उत्पत्ति की लोह लगी तो शंकुक ने क्या दे दी, अनुमति दे दी। जो शंकुक थे उन्होंने अनुमति दे दी हमें, यानी शंकुक का क्या हो जाएगा, अनुमितिवाद हो जाएगा। शंकुक ने अनुमति दे दी। भट्टनायक ने भुक्ति, भट्टनायक ने भुक्ति, तो जो ये नायक होता है उसे हमेशा ही भुगतना पड़ता है, तो भट्टनायक ने भुक्ति, अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। तो अभिनव गुप्त गुप्त रूप से क्या करते हैं, अभिव्यक्ति कर देते हैं। हाँ, याद आया कि आपको जो रस से संबंधित, रस निष्पत्ति से संबंधित जो वीडियो डाली हुई है चैनल पर, वहाँ पर ये आपको अच्छे से ट्रिक से करवाए गए हैं। सभी जो भारतीय काव्य शास्त्र के जो वाद हैं ये आपको वहाँ ट्रिक से करवाए गए हैं, तो आप वहाँ चैनल पर विजिट करके वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में दिए गए हैं हमारे पास ये प्रस्तोता और सूची 2 में दिए गए हैं उनके जो ग्रंथ हैं वो। तो देखिएगा, भारतीय काव्य शास्त्री हैं और सूची 2 में क्या है, उनके ग्रंथ हैं। सूची 1 में दिया गया है भरत, वाह्मय, आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त। सूची 2 में उनके ग्रंथ दिए गए हैं काव्य अलंकार, लोचन, नाट्यशास्त्र या ध्वन्यालोक। सही विकल्प का चयन कर हमें आंसर देना है। नीचे कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए, मिलान कर लेते हैं। मिलान करते हैं। भरत मुनि, जो भरत मुनि थे उनका जो शास्त्र था वो कौन सा था, भरत मुनि का हो गया था नाट्य शास्त्र। सभी जानते हो कि नाट्य शास्त्र किसका था, भरत मुनि का था। उसके आगे भामय, भामय का कौन सा था, भामय का था काव्य अलंकार। आनंदवर्धन का कौन सा हो जाएगा, ध्वन्यालोक हो जाएगा। अभिनव गुप्त का क्या हो जाएगा, लोचन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सभी को जो पेड क्लासेस ली हुई है उनको सभी को अच्छे से करवाया हुआ है। भरत मुनि को
रस मिला भामह को अलंकार। तो भरत मुनि का रस का वर्णन कहाँ किया गया? नाट्य शास्त्र में। भामह को अलंकार, तो अलंकार शास्त्र कौन सा है? काव्य अलंकार हो जाएगा आपका। आनंदवर्धन है ना, ध्वन्यालोक, ध्वनि से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो इनका ध्वनि संप्रदाय था आनंदवर्धन का, और इन्होंने की रचना कौन सी थी? ध्वन्यालोक हो जाएगी। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त की क्या हो जाएगी? लोचन। लोचन जो होते हैं वो गुप्त चीज को भी देख लेते हैं। इस तरह से हमने याद किया, आंसर बिल्कुल सही जाना चाहिए था सी। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है कुछ रचनाएं और सूची 2 में दिए गए उनके रचनाकार। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं। मिलान कर लेते हैं, फिर आपको कूट दे देंगे। जल्दी से मिलान कीजिए, फिर जो कूट दिया गया है इस सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए, मिलान कर लीजिएगा, फिर सही अपना कूट बना लीजिएगा नोटबुक में, और फिर सही कूट का चयन कर आंसर दे दीजिए। देखिए हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए मिलान करते हैं दोस्तों। वहाँ आपको कहना चाहूँगी, यदि आप नेट का पेपर देते हो, आपका पेपर ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट है वो होता है, तो उसके लिए कहना चाहेंगे इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनको एक रफ कार्य के लिए आपको पेज मिलता है और पेन मिलता है। कूट मिलाने वाले को कभी भी डायरेक्ट मत मिलाइए। बहुत समय आपके पास एनफ होता है। नेट के पेपर में ऐसा नहीं होता कि आपका पेपर पूरा नहीं होता है, पेपर आराम से पूरा हो जाता है आपका। हाँ, सोने का वक्त नहीं मिलता, जो पहले मिलता था वो अभी नहीं मिलता है कि आप जो टेबल के ऊपर वहाँ आराम से बैठकर सो रहे हो। हाँ, पेपर आपका पूरा हो जाता है, इतना समय आपको मिलता है। तो कहना चाहेंगे कि जो कूट वाले क्वेश्चन हैं, जिनको कूट से आपको एडजस्ट करना होता है, उनके लिए अवश्य अपने पेज पर एक बार अपना सही मिलान करके कूट निर्धारित कर लीजिए और तब जाके आप आंसर दीजिए। कभी ऐसा ना हो कि कूट वाले क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं, कभी ऐसा ना हो कि हमारी जल्दबाजी की वजह से एक ही क्वेश्चन को हम खो दें। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है। आपको पेज पर मिलान देखो, मिलान देके पेज पर अपना कूट बनाओ और उस कूट को फिर कूट को देखो कि कौन से ऑप्शन में आपका सही कूट है, और तब जाके आप आंसर दें। इसका आंसर इसका सी हो जाएगा। आइए अब हम मिलान कर लेते हैं, एक बार मिलान करते हैं। देखिए हमारे समक्ष दिया गया है काव्यादर्श। काव्यादर्श किसका ग्रंथ हो जाएगा? दंडी का। उसके बाद है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसका होगा? मम्मट का हो जाएगा। काव्य अलंकार सूत्रव्रति किसका हो जाएगा? वामन का। चंद्रालोक किसका हो जाएगा? जयदेव का। बहुत अच्छे से याद किया हुआ है। देखिए एक बार दोहरा देती हूँ। काव्यादर्श, दर्श में एक दर्श शब्द आया। हमारा दर्श कब बिगड़ जाता है? जब हमें दंड दिया जाता है। अगर दंड दिया जाता है तो दर्श बिगड़ जाता है। उसके बाद आया काव्य प्रकाश। देखिए प्रकाश कौन डालती है? हमारी मम्मी। मम्मट को हमने मम्मी बनाकर चले थे। आगे कूट में भी हमने याद किया था ना कि जो जैसे इनको सदी के अनुसार याद किया, तब भी हमने याद किया था कि महिमा जो होती है वो मम्मी के साथ भोज पर चली जाती है और 11 बार छेड़ी जाती है। तो ये सभी ये कूट से हमने वहाँ याद कर लिया था। तो मम्मट को हम मम्मी ही बना के चल रहे थे। तो हमारे कोई भी कार्य होते हैं उनके ऊपर प्रकाश डालने का, सही है गलत है, ये प्रकाश डालने का कार्य कौन करती है? मम्मी करती है। यानी काव्य प्रकाश किसका होगा? मम्मट की रचना हो जाएगी। उसके बाद है काव्य अलंकार सूत्रव्रति। देखिए सूत्रव्रति, सूत्रव्रति, व्रति से हमने क्या याद किया था? वामन याद किया था। जो वामन का ग्रंथ है उसमें सूत्र दिए गए हैं, तो बस याद रख लें कि व्रति से हमने क्या याद रखा? वामन याद रखा था। उसके बाद चंद्रालोक, चंद्रालोक किसका था? जयदेव का। जो जयदेव थे इनको हमने दादाजी बनाया था। शारदा तनय को दादी और जयदेव को दादाजी। तो जो दादाजी होते हैं वो चंद्रलोक की बातें करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं चंद्रलोक की। तो बस याद रखा जयदेव का क्या था? चंद्रालोक हो जाएगा। और इस तरह से हम कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है। क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है और जो नीचे कूट दिया है इस कूट के आधार पर हमें आंसर देना है। देखिए अभी
हमारे पास सूची 1 में है धनंजय, क्षेमेंद्र, कुंतक, उद्भट। सूची 2 में दिए गए हैं 10 रूपक, वक्रोक्ति जीवितम, काव्य अलंकार सार संग्रह और औचित्य विचार चर्चा। सही कूट मिलान करके सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। हाँ दोस्तों, कहना चाहूँगी आंसर सभी को देना अनिवार्य है। आंसर देते समय कमेंट करके, लाइव क्लास चलती है और लाइव क्लास में आप कमेंट करके आंसर अवश्य दे सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का संदेह आपको नहीं होना चाहिए, आपको आंसर देना चाहिए। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये एक बार मिलान करते हैं। मिलान करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कौन आए? धनंजय। धनंजय की कौन सी थी? इनकी रचना थी 10 रूपक। उसके बाद क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की कौन सी है? औचित्य विचार चर्चा हो जाएगी। उसके बाद कुंतक। कुंतक की कौन सी हो जाएगी? वक्रोक्ति जीवितम। उसके बाद उद्भट। उद्भट की कौन सी हो जाएगी? काव्य अलंकार सार संग्रह। सभी को शायद अच्छे से याद होगा, बस एक बार थोड़ा दोहरा देना चाहते हैं। हमने अच्छे से कोडिंग के साथ इनको याद किया था, ट्रिक बनाकर याद किया था। देखिए, धनंजय की क्या है? 10 रूपक। तो भाई धनंजय जिसके पास धन होता है ना, जो धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो 10 रूपों में हमारे समक्ष आता है ना। कभी कुछ पहनकर आता है, कभी कुछ पहनकर। कब? जिसके पास धन होता है। जब धन होगा तभी तो 10 रूप बनाएंगे। तो बस याद रखें, धनंजय की क्या होगी? 10 रूपक। उसके बाद क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र को हमने बनाया छेड़ने से संबंधित, है ना। जैसे महिमा जो होती है मम्मी के साथ भोज पर जाती है और 11 बार छेड़ी जाती है, यानी ये 11वीं सदी के थे। तो क्षेमेंद्र हमने छेड़ने से लिया था। जब हम किसी को छेड़ देते हैं ना, मतलब सपोज करो कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ देता है, तो वो लड़की जो होती है ना, वो क्या करती है? कहती है तुम्हारा औचित्य ही क्या है, मेरे सामने तुम्हारा औचित्य। इसकी सारी रचनाएं मैंने इसी ट्रिक से आपको करवा रखी है कि तुम्हारा औचित्य ही क्या है जो मुझे छेड़ते हो, है ना। तो बस औचित्य विचार चर्चा किसकी हो जाएगी? क्षेमेंद्र की। उसके बाद है कुंतक। देखिए, कुंतक को हमने कुत्ता बनाकर याद किया था। कुत्ता क्या करता रहता है? बकर बकर करता रहता है, यानी कुंतक का क्या था? वक्रोक्ति संप्रदाय था। और कुत्ता बकर बकर करेगा तो पुस्तक भी कौन सी हो जाएगी? वक्रोक्ति जीवितम। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनका अपमान करने का मेरा उद्देश्य, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हम इनका बहुत सम्मान करते हैं और हर हिंदी पाठक को इनका सम्मान करना भी चाहिए। बस मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको लंबे समय तक याद रखवाने से है कि ये चीज़ें लंबे समय तक याद रह जाएं और एक दूसरे के अंदर मिक्स न हो। इसलिए बस हम इस प्रकार के कूट बनाकर, इस प्रकार के कोड बनाकर जो रटने वाली चीज़ें होती हैं उनको लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं। उसके बाद है उद्भट। उद्भट को हमने उदय से बनाया था कि इनका उदय होता है। उदय होता है तो पूरे सारे संग्रह को लेकर उदित होते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो पूरे सार संग्रह को, जीवन का सार ही ये समझे कि सूर्य के उदय होने में होता है। अगर सूर्य उदय ना हो तो जीवन का कोई कार्य ही संभव न हो। तो बस हम याद रखें कि उद्भट उदय से संबंधित है। जब उदय हुए तो सारे सारे संग्रह को लेकर उदय हुए। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है। एक तरफ हमें रचनाकार हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। सही मिलान करके कूट करके हमें आंसर देना है। दोस्तों आज थोड़ा सा कंप्रेस ज़्यादा हो गया था, तो ये कहें कि पीछे के जो शब्द हैं वो भी हमें थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आशा रखती हूँ कि आप सभी एडजस्ट कर लेंगे इसको। अच्छे से हमें समझ आ रहा है कि रचनाकार में दिया गया है भोजराज, पतंजलि, भानु मिश्र और भोजराज। रचना दी गई है श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती, कंठाभरण, रस तरंगिनी और महाभाष्य। सही मिलान करके नीचे जो कूट दिया जा रहा है, सही कूट का चयन कर आंसर देना है। हमें आंसर दीजिए।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब अभी मिलान करके देखते हैं हम लोग, और मिलान करते हैं तो एक बात आपसे कहना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि आपके मस्तिष्क में आया होगा मैम एक की दो रचनाएं यहाँ दी गई हैं और एक कभी भी 2 बार दिया गया है, तो बिल्कुल दिया गया है, हमें कूट के आधार पर आंसर देना है। देखो सबसे पहले हमारे पास आया भोजराज, तो हमें पता है कि जो भोजराज की रचना है वो कौन सी है, वो सरस्वती कंठाभरण भी है और वो क्या है, श्रृंगार प्रकाश भी है। तो यह देखने के लिए हमें कूट देखना पड़ेगा कि कौन से कूट में है। अब हम देखें कि 1 और 2 दोनों हैं भोजराज की, तो 1 में 2 कहीं हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब हम क्या लें, 1 में 1 के अंदर 1 लें, और 1 के अंदर 1 हमें 2 विकल्प में दिखाई दे रहा है। तो हम अगली रचना देख लेते हैं। अगली रचना जो है वो हमारे समक्ष आ रही है पतंजलि की। तो देखिए अगर पतंजलि की रचना को हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको इधर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए पतंजलि की अगर हम रचना देखते हैं तो हमें पता है पतंजलि की रचना कौन सी हो जाती है, महाभाष्य हो जाती है। तो हमें 2 में 4 देखना है, और 2 में 4 कहाँ है, हमारे बी के अंदर है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भानुमिश्र की रचना कौन सी होती है, भानुमिश्र की रचना है रस तरंगिनी। और फिर आ गया हमारे पास भोजराज, तो भोजराज की अब क्या हो गई, सरस्वती कंठाभरण। बहुत अच्छे से याद करवाया हुआ है आपको सभी को। भोजराज को देखते हैं तो देखिए कि हम भोज पर जाते हैं, जब भोज पर जाते हैं तो कंठ भर खाते हैं, सरस्वती कंठाभरण, यानी हम कंठ भर खाते हैं। और कंठ भर खा के जब भोज पर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, श्रृंगार करके, तो श्रृंगार करके जाते हैं और कंठ भर खाते हैं। तो किसकी हो जाएंगी, ये भोजराज की हो जाएंगी। एक रचना और आती है कवि कंठाभरण, तो याद रखिए कवि कंठाभरण जो रचना है वो भोजराज की नहीं है। कंठाभरण तो उसमें भी आ रहा है, लेकिन कवि कंठाभरण किसकी होती है, क्षेमेंद्र की होती है। जब किसी को छेड़ देते हैं ना, तो वो जैसे कवि बोलता रहता है ना, वैसे ही वो कंठ भर गालियाँ देती हैं, कवि की तरह कंठ भर गालियाँ देती हैं। तो बस वो क्षेमेंद्र की होती है कवि कंठाभरण। लेकिन हाँ, सरस्वती कंठाभरण किसकी है, आपके भोजराज की हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है, एक तरफ हमें रचनाकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ रचनाएं दी गई हैं, मिलान करके सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। रचनाकार हैं रुय्यक, रूप गोस्वामी, राजशेखर और रुद्रट। सूची 2 में दिए गए हैं उज्ज्वल नीलमणि, काव्य अलंकार, अलंकार सर्वस्व, काव्य मीमांसा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। देखिए एक बार मिलान कर लेते हैं। मिलान करते हैं तो हम देखते हैं, देखिए रुय्यक की रचना कौन सी हो जाएगी, रुय्यक की रचना हो जाएगी अलंकार सर्वस्व। उसके बाद में हमारे समक्ष आया रूप गोस्वामी की रचना कौन सी हो जाएगी, उज्ज्वल नील मणि हो गई। उसके बाद है राजशेखर की रचना कौन सी हो जाएगी, राजशेखर की हो जाएगी काव्य मीमांसा। उसके बाद है रुद्रट की क्या हो जाएगी, काव्य अलंकार। देखिए अच्छे से एक बार आपको याद दिला देती हूँ, बहुत अच्छे कोड से हमने इन सभी को याद कर रखा है। देखिए रुय्यक को हमने रुई का तकिया बनाया। अगर हमें रात के 12 बजे रुई का तकिया मिल जाता है तो क्या मिल जाता है, जैसे सर्वस्व प्राप्त हो गया, सब कुछ मिल गया, इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री होके। तो रुय्यक कौन सी सदी का था, आपके 12वीं सदी का था। रात के 12 बजे यदि रुय्यक से हमने रुई बनाया, जो रुई होती है ना, फॉर्म होती है, रुई होती है, तो रुई का तकिया यदि हमें मिल जाए तो सर्वस्व मिल जाता है, यानी रुय्यक की क्या है, अलंकार सर्वस्व है। उसके बाद हमने याद किया रूप गोस्वामी को। तो देखो जो रूप होता है वो कैसा होता है, उज्ज्वल होता है। जो रूपवान होता है वो उज्ज्वल हो जाया करता है, रूप धीरे धीरे उज्ज्वल होता चला जाता है। तो रूप गोस्वामी का क्या हो जाएगा, उज्ज्वल नील मणि हो जाएगा। उसके बाद है राजशेखर का क्या हो जाएगा, आपका काव्य मीमांसा हो जाएगी। शिखर पे मीमांसा आती है तो शिखर पे बैठ जाते हैं। उसके बाद है रुद्रट को हमने रूठने से संबंधित बनाया था ना, ये रूठ जाता है, जैसे ही उदय होता है ये रूठ जाता है, तो रूठ है। रुद्रट को हमने रूठने से बनाया। क्यों रूठा ये, क्योंकि इसकी पुस्तक का नाम क्या दे दिया, काव्य अलंकार। काव्य अलंकार और किसका था, भामह की पुस्तक का।
जब भामा की पुस्तक का नाम ही इसकी पुस्तक को दे दिया गया तो ये क्या हो गया, रूठ गया। यानी भामा की पुस्तक थी काव्य अलंकार, तो इनकी भी क्या है, काव्य अलंकार। तो ये चीज़ हम याद रखें, इस तरह से हमें थोड़े से लंबे समय के लिए याद हो जाती है। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है। क्वेश्चन रचनाकार और उनकी रचनाएं दी गई है, नीचे कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। देखिए रचनाकार है पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट, उद्भट और विश्वनाथ। सूची 2 में दिए गए हैं 10 कुमार चरित, रस गंगाधर, वाङ्मय विवरण और साहित्य दर्पण। सही मिलान करके सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। आइए मिलान करते हैं। देखिए मिलान यदि हम करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, पंडित राज जगन्नाथ है, और पंडित राज जगन्नाथ की जो पुस्तक है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी रस गंगाधर। उसके बाद में आया मम्मट, तो मम्मट का क्या होता है, मम्मट की रचना कौन सी हो जाएगी हमारी, 10 कुमार चरित हो जाएगी। उसके बाद में है उद्भट, उद्भट की रचना कौन सी हो जाएगी हमारी, वाङ्मय विवरण हो जाएगी। विश्वनाथ, विश्वनाथ की कौन सी हो जाएगी, साहित्य दर्पण हो जाएगी। पूरे विश्व को कहाँ देखते हैं हम, पूरा विश्व साहित्य में, साहित्य को एक दर्पण की तरह देखता है, तो याद किया था साहित्य दर्पण। उद्भट, उद्भट की जैसे ही हमने सार संग्रह देखी तो उसके साथ ही क्या आ जाता है, वाङ्मय विवरण भी इनका आ जाता है। मम्मट, मम्मट की हम देखें काव्य प्रकाश, और दूसरी कौन सी होती है, 10 कुमार चरित। ध्यान दीजिएगा बहुत बार 10 कुमार चरित आपसे पूछी जाती है, तो जो इनकी काव्य प्रकाश है उनके साथ ही क्या है, 10 कुमार चरित है। और पंडित जगन्नाथ जानते ही हो, ये पंडित होते हैं, ये पूरे जग में जैसे रमण करते हैं, रमणीयार्थ, तो पंडित जगन्नाथ की क्या होती है, रस गंगाधर, ये गंगा के किनारे जाकर सबको रस पिलाने का कार्य कर देते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम मिलान को देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है, एक तरफ प्रवर्तक है और दूसरी तरफ सिद्धांत है। सूची 1 में दिया गया भामह, क्षेमेंद्र, कुंतक और भरत। सूची 2 में दिया गया अलंकार सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत या रस सिद्धांत। पहले यहाँ से मिलान कीजिए, फिर आपको कूट देते हैं, सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। देखिए मिलान कर लिया तो ये कूट आपके समक्ष दिया जा रहा है, सही कूट का चयन कर आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए एक बार मिलान कर लेते हैं, मिलान करते हैं तो हाँ जी, ये सबसे पहले हमारे पास देखिए आए भामह। भामह की रचना कौन सी होती है, भामह ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सिद्धांत पूछा है। देखो भरत मुनि को रस मिला, भामह को अलंकार, ये आपसी कोड याद करवा रखा है। भरत मुनि को रस मिला और भामह को अलंकार, तो भामह का कौन सा हो जाएगा, अलंकार सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद है क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र का कौन सा, अभी याद ही देखा ही था हमने कि औचित्य सिद्धांत हो जाता है। तुम्हारा औचित्य ही क्या है जो मुझे छेड़ते हो ना, तो क्या हो जाएगी, इनकी रचना भी है औचित्य विचार चर्चा और औचित्य सिद्धांत इनका आता है। उसके बाद कुंतक, कुत्ता क्या करता रहता है, कुत्ता वक्र वक्र करता है, यानी वक्रोक्ति सिद्धांत आ जाता है। उसके बाद भरत मुनि का क्या है, रस सिद्धांत। तो ये सभी हमने याद किए, हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ रहा है। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है, और सूची 1 में हमारे समक्ष दिए गए सिद्धांत और दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक हैं। सूची 1 में दिया गया रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और रीति सिद्धांत। सूची 2 में हमारे पास दिए गए हैं भरत मुनि, भामह, कुंतक और आनंदवर्धन। सही मिलान करके सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। देखिए एक बार मिलान कर लेते हैं। भरत मुनि को रस मिला, भामह को
अलंकार। तो हम देख रहे थे कि क्या है भरत मुनि, तो भरत मुनि का क्या हो जाएगा आपका रस सिद्धांत हो जाएगा, है ना। आनंद कब आए, जब ध्वनि अच्छी निकली तो क्या आए हमारा आनंद आ गया। वक्रोक्ति, वक्र वक्र कौन करता है, कुंतक करता है, तो कुंतक का हो गया। रीति सिद्धांत, रीति से कौन चलते हैं, वामन, वामन रीति से कोड बनवाया था आपको, तो वामन का क्या है रीति सिद्धांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अब हमारे समक्ष आ गए हैं कुछ कथन और कुछ कारण। कथन और कारण है, और कथन और कारण को देखते हुए हमें सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। कथन कहा गया, यश प्राप्ति को मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में सर्वाधिक महत्व दिया है। कारण है, यश प्राप्ति के उद्देश्य से प्रवृत्त होकर कवि रचना करता है। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। विकल्प 1 में है दोनों सही है, 2 में है ए गलत आर सही है, सी में है ए सही आर गलत है, और डी में है ए और आर दोनों गलत हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। देखिएगा, यश प्राप्ति का मम्मट ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रकाश में सर्वाधिक महत्व दिया है, तो बिल्कुल दिया है भाई। इन्होंने कहा यश प्राप्ति के उद्देश्य से ही जो होता है वो कवि रचनाएं करता है, तो ये बिल्कुल कहा गया है मम्मट के काव्य प्रकाश में। तो दोनों ही बातें हमारी क्या हैं, सही हैं। अगला कथन है हमारे समक्ष, साहित्य के भौतिक प्रयोजनों में अर्थ की प्राप्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कारण है, काव्य में प्रणयन के दौरान कवि अर्थ के उदय और सामाजिक अवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का सूक्ष्म अध्ययन करता है। सही विकल्प का चयन कर हमें आंसर देना है। नीचे विकल्प दिए गए हैं, आंसर दीजिए। देखिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए सही आर गलत। एक बार देख लेते हैं, देखते हैं। ए सही है कि साहित्य के भौतिक प्रयोजनों में अर्थ की प्राप्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो भौतिक प्रयोजन होते हैं साहित्य के, उसमें अर्थ यानी धन की प्राप्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान, केवल धन की प्राप्ति उद्देश्य नहीं होता, लेकिन धन प्राप्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिल्कुल सही। आर कह रहा है, काव्य में प्रणयन के दौरान कवि अर्थ के उदय और सामाजिक अवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का सूक्ष्म अध्ययन करता है, तो नहीं करता है। काव्य का जो प्रणयन होता है उसमें सामाजिक दशाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, लेकिन अर्थ का सूक्ष्म अध्ययन वहाँ नहीं किया जाता है कि अर्थ का प्रभाव क्या पड़ेगा। ये सेकेंडरी सोर्स होता है, ये सेकेंडरी सोच होती है कि हमें कुछ अर्थ भी मिलना चाहिए, लेकिन जो प्राइमरी सोच होती है वो होती है कि जनता के समक्ष हम अपने भावों को प्रकट करें और हमारे भावों का लाभ उठा करें, जो समाज है वो आगे की ओर बढ़े। तो ये मैनेटरी है। तो बी हमारा क्या, आर हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है, कथन है, काव्य श्वेत रक्षते अर्थात अमंगल निवारण और कल्याण को काव्य का तृतीय लक्षण मम्मट ने स्वीकार किया है। कारण दिया गया, आचार्य मम्मट के अनुसार पाठक भी काव्य के अध्ययन के द्वारा समाज और मानव चरित्र की जानकारी प्राप्त करते हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी, ए गलत और आर सही। एक बार देख लेते हैं ए गलत क्यों हुआ, ध्यान दीजिए। कहा कि काव्य विश्वस्त रक्षते, काव्य शिवेत रक्षते अर्थात अमंगल निवारण और कल्याण को काव्य का तृतीय लक्षण मम्मट ने स्वीकार किया है। भाई ध्यान दीजिएगा, अमंगल को नहीं, अमंगल को नहीं, किसको, मंगल को कहा है। मंगल निवारण, जो मंगल होता है उसका निवारण और कल्याण को काव्य का तृतीय लक्षण मम्मट ने स्वीकार किया है। तो ये इसमें अमंगल नहीं आएगा, कि क्या आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया हमारा। दूसरा कहें
देखिए इस कारण सही है कि आचार्य मम्मट के अनुसार पाठक भी काव्य के अध्ययन के द्वारा समाज और मानव चरित्र की जानकारी प्राप्त करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ए गलत और आर सही यानी सी आंसर। ए गलत और आर सही यानी बी आंसर हमारा। अगला कथन दिया गया, आचार्य लोलट ने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के अतिरिक्त स्थायी भाव का भी पृथक से उल्लेख किया है। कारण दिया गया, इनके अनुसार अनुमान द्वारा हम अनुकरण को वास्तविक मान लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से करवाई गई हैं। आचार्य लोलट जो है उनका जो ये कहें कि हमने रस निष्पत्ति किया था, और जो इससे आगे की एक वीडियो है उसके अंदर जो है ये हमें अच्छे से दिया गया है, तो आप वहाँ जाकर ये वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। सही विकल्प का चयन कर इसका आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही गलत हैं। देखिएगा क्यों गलत हैं, क्योंकि दिया गया कि आचार्य लोलट ने विभाव, अनुभाव और व्यभिचार तीन ही भावों का उल्लेख किया है, स्थायी भाव का अलग से उल्लेख नहीं किया है। कारण भी गलत हुआ कि इनके अनुसार अनुमान द्वारा हम अनुकरण को वास्तविक नहीं मान लेते हैं। आचार्य लोलट का कहना होता है कि अनुकरण कभी वास्तविक अनुकरण अनुमान के द्वारा वास्तविक नहीं माना जाता है, तो दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शंकुक के अनुसार संयोग से तात्पर्य अनुमाप्य अनुमापक संबंध से है। कारण दिया गया, विभावानुभाव संचारी भाव अनुमापक और रस अनुमानित किया जाने वाला अनुमाप्य तत्व है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल सही है, ए भी सही और आर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य लोलट ने संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध बतलाया है। कारण है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव रस के उत्पादक हैं और रस उत्पाद्य है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए सही आर गलत। ए सही और आर गलत होगा। देखिएगा, देखते हैं क्यों गलत हुआ। ए कहता है कि आचार्य लोलट ने संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध बतलाया है, बिल्कुल सही है। ये कहना चाहते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव रस के उत्पादक हैं और रस उत्पाद्य है, तो रस उत्पाद्य नहीं होता है। यहाँ पर ये उत्पादक तो सही है आपका, लेकिन जो रस होता है वो उत्पाद्य नहीं कहलाता है आपका, इसलिए आर हमारा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, कथन है पंडित नंद दुलारे वाजपेयी अज्ञेय की प्रगतिशीलता को साहित्य का शाश्वत लक्षण मानते हैं। कारण इसका दिया जा रहा है, कारण है वाजपेयी जी कहते हैं कि किसी विशिष्ट आंदोलन को ही प्रगतिशील कहने से भ्रम होता है, हमारे पहले के आंदोलन प्रगतिशील नहीं थे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी ए गलत आर सही। आर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ए गलत क्यों हुआ उसको एक बार देखते हैं। ए कहता है हमारा कि पंडित नंद दुलारे वाजपेयी अज्ञेय जी की प्रगतिशीलता को ही साहित्य का शाश्वत लक्षण मानते हैं, तो ये बात गलत है कि प्रगतिशीलता को ही शाश्वत लक्षण नहीं माना जाता, जबकि आगे खुद इन्होंने रीजन में आर में क्लियर कर दिया है कि जो पहले के हमारे जो आंदोलन थे वो प्रगतिशील नहीं थे, तो क्या हम उसको ये कहें कि उनको हम लक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं, तो किया जाता है, तो इसलिए हमारा ए गलत हुआ। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है और क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल को हिंदी मुस्लिम एक के विधायक, शुष्क ज्ञान मीमांसक तथा ज्ञान का आडंबर करने वाले व्यक्ति के रूप में जानते हैं। कारण है आचार्य शुक्ल जायसी को रहस्यवादी कहते हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा ए सही और गलत। दोस्तों ए बिल्कुल सही है कि जो कुछ आलोचक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी मुस्लिम एक विधायक, शुष्क ज्ञान मीमांसक तथा ज्ञान का आडंबर करने वाला मानते हैं कि ये मतलब इनके अंदर ज्ञान बहुत अधिक है और ये उसका आडंबर करते हैं। और लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को रहस्यवादी नहीं कहा है, ये बात हमारी गलत हो गई है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल मलिक मोहम्मद जायसी को अद्वैतवादी नहीं एकेश्वरवादी मानते हैं। कारण दिया गया एकेश्वरवादी स्थूल एक देववाद और अद्वैतवाद सूक्ष्म आत्मवाद या ब्रह्मवाद है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए सही और आर गलत। देखिएगा ए सही है हमारा, बिल्कुल सही है कि देखते हैं आचार्य शुक्ल मलिक मोहम्मद जायसी को अद्वैतवादी नहीं क्या मानते हैं, एकेश्वरवादी मानते हैं। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है। आगे कहा एकेश्वरवादी स्थूल एक देववाद और अद्वैतवाद सूक्ष्म आत्मवाद या ब्रह्मवाद है। देखिए अद्वैतवाद एकेश्वरवादी जो है वो स्थूल एक देववाद, ऐसा नहीं है कि एकेश्वरवादी हैं वो केवल कट्टर होते हैं, वो कट्टर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ उसी देवता को वो मानते हैं। तो ये कथन यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है। बाकी आगे का सही है कि अद्वैतवाद सूक्ष्म आत्मवाद है या ब्रह्मवाद अद्वैतवाद कहलाता है। अद्वैतवाद कहता है कि आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं होती है, आत्मा जो होती है वो परमात्मा का ही अंश होती है, वो उसी का रूप होती है, इसमें दो रूप नहीं आते हैं। और एकेश्वरवादी कहते हैं कि जो आत्मा होती है, एकेश्वरवादी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा जो है वो एक ही हैं, वो भी कहते हैं दोनों एक ही हैं। वो ये कहें कि उसमें एक देवता या फिर ये कहें कि दूसरा देवता, इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो इसलिए एकेश्वरवादी में स्थूल एक देववाद नहीं होता है, इसलिए पहला गलत, कथन गलत और आर सही हुआ। आगे कहते हैं संशय की एक रात किसके संशयमक पर आधारित रचना है, मतलब किसके संशय पर आधारित रचना थी संशय की एक रात। विकल्प है राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा ए, राम के जीवन पर आधारित थी, राम के संशय पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है, क्वेश्चन है अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृतांत है। विकल्प है यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे, निर्मल वर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अब सभी को याद ही है किसका हो जाएगा, ये अज्ञे जी का हो जाएगा। अज्ञे का है अरे यायावर रहेगा याद एक यात्रा वृतांत है। अगला क्वेश्चन है ईश्वर की प्रतिकृति सृष्टि है तो सृष्टि की प्रतिकृति कला है, यह मान्यता निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचक की है। तो एक क्वेश्चन मैंने पश्चात का यहाँ सम्मिलित कर लिया है, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। तो आंसर बता दीजिएगा। आंसर किसका है, प्लेटो का है। बहुत अच्छे से आपको ये सिद्धांत करवा रखा है। जिसने भी नहीं देखा है आप मेरी प्लेलिस्ट में, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी वीडियो हैं दोस्तों सभी को देख लीजिएगा, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र उन क्लासेज से बाहर नहीं जाने वाला है। बहुत आसान तरीके से मैंने सभी को करवाया हुआ है, तो एक बार अवश्य विजिट करें। और आज के लिए इतना ही सही, बाकी करते हैं हम कल अगली वीडियो के अंदर। और कल हम लेते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र को। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की प्रैक्टिस करने से पहले या क्वेश्चन लगाने से पहले कहना चाहूँगी एक बार चैनल पर जितने भी वीडियो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की हैं आप सभी देख लें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और फिर जाकर हम क्वेश्चन करें, ताकि करने में हमें भी इंटरेस्ट आए और एक मोटिवेशन मिले कि वास्तविक रूप से हम याद किए और कभी भूलोगे भी नहीं अगर आप वीडियो देखते हो। तो ये वादा है आपसे मेरा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।